गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों आज की हमारी जो क्लास होगी, ठीक है, पॉलिटी में हम लोग आज देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर के नाम से आप लोग को हो सकता हो शायद ना समझ में आ रहा हो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा ये जो चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास या उसकी पृष्ठभूमि, ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने ये जा रहे हैं कि जैसे आप लोग देखे होंगे लूसेंट वगैरह आपके पास होगा, ठीक है, और भी ऐसे जीके की किताबें जो है जीएस की आपके पास होंगी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, ठीक ना, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का काउंसिल एक्ट, ठीक है। तो ऐसे आपने बहुत से एक्ट देखे होंगे और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस एक्ट के माध्यम से, ठीक है, कौन से कार्य किए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जैसे मैं आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, एक क्वेश्चन पहले बता के बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं मान लीजिए यहाँ आपको दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के द्वारा, एकाधिकार किस अधिनियम के द्वारा खत्म किया गया या समाप्त किया गया, किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, ठीक है। अब बच्चों ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा जब आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। सेकंड आपको मिल गया ऑप्शन 1833 का, 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन दिया बच्चों 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। और डी ऑप्शन आपको दिया 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, संशोधनात्मक अधिनियम, जिसको बच्चों आप लोग थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा जानते होंगे, जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, संशोधनात्मक अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक। अब आपको यहाँ आंसर क्या देना है, ठीक। तो आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के द्वारा खत्म किया गया। तो यहाँ पे आंसर हमारा बच्चों क्या होता है 1813 का, ठीक है, चार्टर एक्ट, ठीक। अब मान लीजिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दूं और ऑप्शन अभी भी यही है, ठीक है, ऑप्शन अभी भी है यही, और क्वेश्चन बस चेंज कर दूं कि निम्नलिखित में इस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में, कलकत्ता में एक एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक। ऑप्शन नीचे आपके हैं, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर नीचे ऑप्शन में मौजूद है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, किस अधिनियम के द्वारा भारत में, सॉरी, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो ऐसे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप जब जानेंगे इसको तब तो फिर आंसर दे पाएंगे। जैसे आज हमारी संसद, मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया कि किस एक्ट के द्वारा भारत में कानून बनाने वाली संस्था संसद, ठीक है, इसका उदय किस अधिनियम के द्वारा हुआ, किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो हमारा आंसर क्या होता है 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा एक विधान परिषद की गई बच्चों स्थापना, ठीक ना, विधान परिषद की गई स्थापना, और यही विधान परिषद आगे चल के, ठीक है, बन जाएगा क्या, पार्लियामेंट यानी कि संसद, ठीक है। और मैंने बताया था कि संसद
और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं, और दोनों के कानून बनाने में अंतर क्या होता है ये बात मैंने कल पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मेन बात बच्चों ये है, मेन बात ये है कि जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोगों से, आप लोगों से, ठीक है, तो अब इसके आंसर हम दे कब पाएंगे, जब हमको इसके बारे में जानकारी हो। तो इसको पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है बच्चों, एक तरीका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, जो कि मुझे नहीं समझ में आता, वो क्या है कि बस वनडे वाले बच्चे जो होते हैं, जेई के, वनडे के, ठीक है, ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये जो डेटा है ना बोल के लिखवा देते हैं केवल। ठीक, लिखा लूसेंट में भी है, लिखा अदर बुक्स में भी है। तो मुझे जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट जो साथ में ऐड करना चाहिए, बट थोड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब कॉन्सेप्ट इसके साथ ऐड किया जाता है बच्चों, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो लगता है कि ये वनडे की क्लास नहीं है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की क्लास। ठीक है, कुछ इस टाइप का फील होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। देखो, जीवन में कुछ कठिन नहीं होता, हम पढ़ किस तरीके से रहे हैं, टीचर पढ़ा कैसा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। कठिन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, आप बस इस बात को समझ लीजिए। ठीक, तो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझा जाएगा। ठीक है, हाँ, ये मैं जरूर प्रयास करूंगा कि पूरा यूपीएससी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ना दूं। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी करेगा तो फिर आप थोड़ा सा बोर होने लगेंगे। बाकी अगर बोर ना हो तब तो और बेहतरीन है। ठीक है, बढ़िया है। तो बट हम उतना देंगे जितना आपको जरूरत है। ठीक, अब बच्चों हम लोग देखें कि ये चैप्टर जो भारत का संवैधानिक विकास या उसकी पृष्ठभूमि, ये जो चैप्टर है, तो इसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो बच्चों हम इसमें मेनली पढ़ने ये जा रहे हैं कि आज हमारे भारत देश में कानून बनाने के लिए एक संस्था, संसद है। ठीक, तो जो संविधान जिन लोगों ने बनाया, जैसे भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, के एम मुंशी, ठीक है, बी एन राव, तो ये लोग जो नाम आप देख रहे हैं, इन लोगों ने ही, ठीक है, भारत के संविधान की जितनी बातें हैं अपने दिमाग से सोच सोच के इसको लिख नहीं दिया था। ठीक है, ये चीजें जो हैं वो अंग्रेजों की देन है। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नहीं सोचा था अपने दिमाग से कि न्याय करने के लिए एक न्यायालय होगा और वहां पे एक जज बैठेगा और दो वकील होंगे। ठीक है, और दोनों जो है केस लड़ेंगे, सबूतों को रखा जाएगा और उसके बाद जज जो है निर्णय देगा। कानून बनाने के लिए एक संस्था होगी। ठीक है, ये चीज हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा। देश का मुखिया राष्ट्रपति होगा, संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा। ठीक है, आज आप जो नौकरी पाने का जो प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और मिलेगी भी। ठीक है, नौकरी, आप लोग का प्रयास अच्छा रहा, मेरा साथ रहा, ठीक है, और टीचरों का साथ रहा, तो मिलेगा भी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, पेपर दे के नौकरी पाना, क्या ये भी हमारे संविधान निर्माताओं की देन थी? नहीं, ये भी ब्रिटिशर्स लेके आए थे कि अब पहले पहले हमारे वहाँ क्या था, पहले हमारे वहाँ राजतंत्र था। तो राजतंत्र में क्या है, राजा जिसको मन किया कोई भी पद दे दिया। ठीक है, कोई भी पद दे दिया। मगर क्या आज की डेट में राजा यानी देश का प्रधानमंत्री चाहे किसी को कोई पद देना दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। ठीक है, तो आज किसी भी पद पर नियुक्ति पेपर के माध्यम से होती है। तो ये जो पेपर का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी अंग्रेजों ने दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास आज वीटो पावर है। तो क्या वीटो पावर जैसी चीज भारत के संविधान निर्माता सोचे थे? नहीं, ये भी कौन लेके आया? अंग्रेज लेके आए। तो अब एग्जामिनर आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये बात पता है कि नहीं, भारत में न्यायालय जैसी संस्था पहली बार, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा किस अधिनियम में लाया गया। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा सर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लाया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल जो है, जो कि आज हमारे सामने किस रूप में है? राष्ट्रपति के रूप में। इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, तो अब ये अध्यादेश का जो मैटर है, ये किस एक्ट के द्वारा आया? 1853। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ बताना बस ये चाह रहा था कि ये जो चैप्टर हम लोग जा रहे हैं शुरू करने, इसमें मेन बात बस ये है कि जो भी आज आप अपने संविधान में पढ़ते हैं, उसकी सारी बातें हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने दिमाग से सोच सोच के, ठीक है, उसको लिखा नहीं था। ठीक है, उसको वो लिखे नहीं थे। तो होता क्या है,
अंग्रेज उसको लेके आए और हमने फिर क्या किया है, और हमारी जो संविधान सभा बैठी, ठीक ना, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सीटिंग जो हुई, प्रथम बैठक, ठीक है, उसके बाद से संविधान बनना शुरू हुआ, तो हमने अब और भी नई चीज़ें अपनी जोड़ी, ठीक है, और जो अंग्रेजों की पुरानी चीज़ें थी उसको मॉडिफाई किया, ठीक है, और उसके बाद से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। ठीक, तो अंग्रेज हमको क्या देख गए हैं, इन सारी बातों को अब जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो अब बच्चों यहाँ देखो, अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया पहला अधिनियम, ठीक है, क्या था। ठीक, तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया भारत में पहला अधिनियम था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, इसको समझने के लिए मैंने बोला ना कि मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा जोड़ूंगा, तो कॉन्सेप्ट में बहुत हायर नहीं जाएंगे, ठीक है, एक लिमिटेशन बना के रखेंगे, ठीक है, और बोल के लिखवाने वाला काम नहीं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये आता क्यों है। तो सबसे पहले हम यहाँ चैप्टर का नाम डाल देते हैं भारत का भारत का संवैधानिक संवैधानिक विकास विकास या पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का बच्चों नाम हो गया। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, बट इसको समझने से पहले आप थोड़ा इतिहास में आइए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है थोड़ा सा वहां आपको आना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आएगी। ठीक है, जैसे बच्चों देखो, जैसे ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम एलिजाबेथ प्रथम ये क्या की, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत जैसे देशों में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसको कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार। ठीक है, तो व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया, ठीक है, यानी ट्रेड मोनोपोली। अब ये ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, अब ये मिला क्यों, समझना बच्चों, वो ये जो दौर चल रहा है ना, ये जो दौर चल रहा है, ठीक है, 1600 का टाइम, ठीक है, ये जो दौर चल रहा है, इस समय ब्रिटेन भारत से समृद्ध नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन जो है भारत से ज्यादा समृद्ध नहीं है। अब ब्रिटेन के लोग भारत में आएंगे व्यापार करने, जबकि इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक, जिसमें सबसे पहले जो कंपनी आती है उस कंपनी का नाम क्या है, पुर्तगाली कंपनी। ठीक ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन आता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड नंबर पे, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फोर्थ नंबर पे डेन, यानी डेनमार्क वाले, ठीक है, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। और लास्ट में जो आता है वो कौन आता है, फ्रांसीसी। ठीक ना, फ्रांसीसी। तो ये इनके आने का क्रम रहता है। तो पुर्तगाली तो बच्चों 1498 में ही भारत आ चुके थे। ठीक है, 1498 में आ चुके थे, बट जो है ब्रिटिशर्स जो है ये अभी नहीं आए थे। ये कब आएंगे, ये आएंगे बच्चों इंडिया में 1608 में। ठीक है, और कैसे आएंगे, क्या होगा, हम जा रहे हैं उसी बात को बताने। तो जैसे पुर्तगाल भारत से व्यापार कर करके समृद्ध हो चुका था, तो पुर्तगाल की समृद्धि यूरोप के अन्य देश भी देख रहे थे। ठीक है, तो उनके मन में भी एक इच्छा थी कि भाई हमारे भी देश का विकास होना चाहिए और हमारी भी समृद्धि बढ़नी चाहिए। तो अब वो भी क्या करेंगे, भारत में व्यापार करने के लिए, ठीक है, अपने लोगों को भेजेंगे। तो भारत में व्यापार करने के लिए एक निजी वहां पे कंपनी होगी, जिसको कहने को तो हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, बट उसका रियल नाम क्या है, रियल नाम है बच्चों द मर्चेंट एडवेंचर्स एडवेंचर्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट ईस्ट इंडीज ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये इसका, इस प्राइवेट कंपनी का रियल नाम है। ठीक है,
रियल नाम, ठीक है। तो इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने व्यापार करने का दिया व्यापारिक एकाधिकार। यही समझ लो व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता क्या है, कि मतलब ये है जैसे हमारे वहाँ आज टाटा की कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, ठीक है, अडानी की बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, आदित्य बिरला की कंपनियां, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं ना, वहाँ भी ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी, ठीक। तो अब अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, बोला केवल अडानी को कि जाओ तुम जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ जाओ व्यापार करो, ठीक, और कहा कि केवल तुम ही करो और जो सपोर्ट होगा हम करेंगे, ठीक है। तो अब अनुमति किसको दिया, केवल और केवल अडानी को, अदर कंपनियों को अनुमति दिया नहीं दिया, ठीक ना, अदर कंपनियों को अनुमति नहीं दिया, ठीक। तो केवल किसको मिला, ठीक है, अडानी को। तो उसी तरह ब्रिटेन में जो ये मर्चेंट एडवेंचर्स नामक कंपनी था, केवल इसी को अधिकार दिया गया महारानी के द्वारा, इसलिए इसके द्वारा जो अधिकार मिले इसी को हम कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार, यानी व्यापार करने का एक व्यक्ति का अधिकार या एक कंपनी का अधिकार, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करेंगी और होगा क्या, अंग्रेज भारत आएंगे और भारत आके अब वो व्यापार करेंगे और व्यापार करके, ठीक है, यहाँ से सामान जो है कच्चे माल जो है खरीदते थे, ठीक है, काली मिर्च वगैरह मसाले वगैरह, और ले जाके उसको सेल कर देते थे यूरोप में, ठीक। तो उनका भी फायदा हो रहा था और हमारा भी फायदा हो रहा था। ये क्रम एक चल रहा था, अच्छा खासा चलता रहा, ठीक है, अच्छा खासा चलता रहा। तो बच्चों इस बीच एक घटना घटेगी, ठीक है, इस बीच एक घटना घटेगी और वो घटना क्या होगा हम लोग अब उसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अभी बहुत सारी बातें हैं इतिहास की, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे स्किप कर दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री टाइप आपको फील होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए कई बातों को मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, स्किप कर दिया है, ठीक है। जैसे व्यापार करने के लिए व्यापारिक अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो भारत में व्यापारिक अनुमति के लिए, ठीक है, किसे भेजा गया, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया, ठीक। जब कैप्टन हॉकिंस भारत आया उस समय भारत का सम्राट कौन था या बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह था जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर से अनुमति प्राप्त किए और सूरत में प्रथम फैक्ट्री की अंग्रेज अपनी स्थापना करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद से व्यापारिक अनुमति लेते रहेंगे और व्यापार करते रहेंगे, ठीक। अब इसमें जो मेन बात है बच्चों मैं वो बताता हूँ। 1707 1707 में, ठीक है, 1707 में होता क्या है, 1707 में मृत्यु हो जाती है किसकी, औरंगजेब की, ठीक है, औरंगजेब की। और औरंगजेब के बाद इसके जो सक्सीडर रहे यानी उत्तराधिकारी, वो उत्तराधिकारी काफी कमजोर थे, ठीक है, अयोग्य थे और विलासी प्रवृत्ति के लोग थे, ठीक है। तो अपने साम्राज्य को ये लंबे समय तक टिका नहीं पाएंगे, मजबूत नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखें तो औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है और फिर इसके बाद से जो यहाँ पे मैप के द्वारा अगर हम समझें तो बच्चों ये जो एरिया है यहाँ बंगाल, ठीक ना, बंगाल, ठीक है। तो ये बंगाल का एरिया, ठीक है, बंगाल का एरिया। तो बंगाल में एक शासक था, ठीक है, बंगाल में एक शासक था, शासक का नाम, तो बंगाल में जो एक शासक था उसका नाम क्या था, नवाब सिराजुद्दौला, ठीक ना, नवाब सिराजुद्दौला, ठीक, सिराजुद्दौला, ठीक है। ये कौन है, बंगाल का नवाब, ठीक है, ये कौन है, बंगाल का नवाब। तो ये बंगाल का नवाब है, ठीक है, यानी कि बंगाल का रूल रेगुलेशन कौन बना रहा है, सिराजुद्दौला, ठीक। अब इसके पहले जो है, जो इसके पूर्वज थे, अलवर्दी खां वगैरह, मुर्शिद कुली खां वगैरह, सरफराज वगैरह, ठीक है, इन लोगों ने एक परंपरा बना रखी थी। और परंपरा क्या था, जब भी कोई नया नवाब बनता था बंगाल में तो अंग्रेज आते थे और उनको जो है उपहार दे के सम्मानित करते थे कि आज जो है बंगाल में अब आप नवाब हैं, तो जो भी हमको व्यापार करना होगा हम सारी इजाज़त आपसे लेंगे, सारा कुछ आपसे बात करेंगे। तो एक सम्मान देते थे, सम्मानित करते थे उपहारों के माध्यम से। मगर जब सिराजुद्दौला बना बंगाल का नवाब तो अंग्रेजों ने ये कार्य नहीं किया, ठीक है। और इस बात को लेके सिराजुद्दौला
अंदर ही अंदर काफी अपमानित महसूस कर रहा था अपने आप को। ठीक, तो ये एक बात। अब देखो, इसके पहले जो मुगल सम्राट था, ठीक है, औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट एक आएगा जिसका नाम क्या होगा बच्चों, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। तो बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बोर मत होइएगा। फर्रुखसियर, ठीक है। तो फर्रुखसियर ये कौन था, ये मुगल बादशाह था, ठीक है, विलासी टाइप का व्यक्ति था। और इसको एक बीमारी हो गई थी, ठीक है, और वो बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही थी। बीमारी कौन सी थी, कहा जाता है कि इसको एक फोड़ा हो गया था। और इंडिया की उस समय की जो चिकित्सा व्यवस्था थी बड़ी गड़बड़ थी, ठीक है, बहुत गड़बड़ थी। तो अब फोड़ा एक नहीं ठीक हो पा रहा है, फर्रुखसियर बड़ा परेशान था, ठीक है। तो ये सोच रहा था किसी तरह सही हो जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी भारत में, ये अपने साथ डॉक्टरों की और सर्जनों की टीम लेके भी चलती थी, ठीक है, क्योंकि इंडिया के ट्रीटमेंट जो हैं उनको पता थे कि बड़े अच्छे नहीं हैं, ठीक। तो अब क्या होगा कि इसी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सर्जन रहेगा, ठीक ना, एक सर्जन जिसका नाम क्या रहता है, हैमिल्टन, ठीक ना बच्चों, हैमिल्टन। हैमिल्टन नामक सर्जन क्या करेगा, फर्रुखसियर का जो फोड़ा है उसको वो क्या करता है, ठीक कर देता है। अब यही राजतंत्र का दोष अब यही बच्चों दिखेगा। हैमिल्टन उसका फोड़ा ठीक कर दिया, जब फोड़ा ठीक कर देता है तो प्रसन्न हो जाता है कौन, फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर वो क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपए, 3,000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले, वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल में, ठीक है, दे देता है कर मुक्त व्यापार की अनुमति, ठीक ना, कर मुक्त व्यापार की अनुमति। अब कर मुक्त व्यापार की दे दिया ये अनुमति, ठीक है। यानी कि क्या समस्या यहाँ पे क्या है कि कर मुक्त व्यापार की अनुमति दिया किसको, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को, जबकि भारतीय लोग जो थे उनको टैक्स देना था, अंग्रेज नहीं देंगे। वही मैंने कहा कि राजतंत्र का यही आपको दोष दिखेगा, अंग्रेज नहीं देंगे मगर इंडियन हम लोग टैक्स देंगे। लग रहा है ना गड़बड़ सिस्टम है, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक, हम टैक्स देंगे वो नहीं देंगे, ठीक। तो ये राजतंत्र का दोष था, ठीक है। तो हैमिल्टन ने दिया, सॉरी फर्रुखसियर ने दे दिया कर मुक्त व्यापार की अनुमति, और इसका नाम क्या पड़ा इस कर मुक्त व्यापार का, ठीक है, दस्तक, ठीक ना। ये जो अनुमति पत्र था इसको क्या कहा गया, दस्तक, ठीक है, दस्तक। तो अब देखो अंग्रेज जो है ये कर क्या रहे थे, अंग्रेज मुख्य रूप से 3 गलती की हैं। वो 3 गलती क्या थी, वो 3 गलती सुनो और उसके बाद समझ में आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों। 3 गलती क्या थी, 3 गलती बच्चों ये थी। इनकी पहली गलती की अगर बात करें, पहली गलती, ठीक है, तो पहला गलती ये था कि नवाब जो है यानी सिराजुद्दौला नवाब है, तो नवाब को सम्मानित ना करना, सम्मानित ना करना, ठीक, ये एक गलती। अब बात करें दूसरी गलती की, तो दूसरी गलती ये थी कि ये जो दस्तक है इस दस्तक का कर रहे थे अंग्रेज दुरुपयोग, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर दस्तक का दुरुपयोग कैसे कर रहे थे, तो अभी इसको समझा रहा हूँ, दस्तक का दुरुपयोग, ठीक है। और इनकी जो दूसरी गलती थी, ठीक है, जो दूसरी गलती थी वो क्या थी, तीसरी गलती, वो तीसरी गलती ये थी कि इनको कलकत्ता में, कलकत्ता में फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम किला, ठीक है, फोर्ट विलियम किला मिला हुआ था, ठीक है। तो फोर्ट विलियम की के किले की ये क्या कर रहे थे, किलेबंदी। किलेबंदी मतलब ये होता है बच्चों कि वहां पे बंदूकधारी जो है सैनिक लगाना, तोप लगाना, ठीक है, इस टाइप की चीजों को कहते हैं किलेबंदी करना। तो ये 3 गलतियां अंग्रेज किए थे, ठीक है। तो अब पहली वाली जो गलती है सम्मानित ना करना, इससे ऑलरेडी सिराजुद्दौला नाराज चल ही रहा था, और दस्तक का हो रहा था दुरुपयोग, और फोर्ट विलियम की हो रही थी किलेबंदी। तो सिराजुद्दौला ने मना किया कि भाई आप लोग इस टाइप का काम मत करिए, मगर अंग्रेज मान रहे नहीं थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, ऐसी स्थिति में अब सिराजुद्दौला ये क्या करेगा, अब देखो बच्चों ये करता क्या है, अब ये जाएगा फोर्ट विलियम पे कर देता है आक्रमण, ठीक है, फोर्ट विलियम पे कर देगा आक्रमण, ठीक, आक्रमण। और आक्रमण करके यहाँ पे एक घटना घटित होगी, जो आक्रमण होगा,
ठीक है, उस आक्रमण को हम बताएंगे अभी, उसको कहते हैं क्या है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, यानी कालकोठरी की घटना। तो दस्तक का दुरुपयोग क्या है, मैंने अभी तक आपको इस बात को नहीं क्लियर किया। तो देखो था क्या बच्चों, दस्तक मतलब ये था कि जैसे कर मुक्त व्यापार का अनुमति पत्र, वो एक ऐसे देखो एक कागज टाइप में होता था और उस पर राजकीय चिन्ह लगा होता था, ठीक है, राजकीय चिन्ह होता था। तो जब कभी कहीं ये जाते थे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, तो वो कागज दिखा देते थे, और जब ये दिखाते थे कागज, ठीक है, जब ये कागज दिखाते थे तो उनको जो भी टोल टैक्स वगैरह जो चीजें लगनी थी ना, वो नहीं लगती थी, ठीक। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या किए, ये दस्तक भारतीयों को भी दे दिए। जैसे जब इनको व्यापार नहीं करना होता था तो ये क्या करते थे, दे देते थे भारतीयों को कि भाई जाओ तुम व्यापार करो, और तुम्हारा टैक्स कितना लगना है, 500 रुपया, 500 रुपीज तुम्हारे टैक्स लगेंगे, ठीक है। तो अब इस 500 में तुम एक काम करना, 200 रुपीज जो है, 200 रुपया मुझे दे देना, और 300 रुपया तुम्हारा बच जाएगा। यानी कि जहां तुम 500 पूरा देते, वहां तुम्हारा जो है 300 बचा ना। तो दोनों का फायदा, फायदा यहाँ तो दोनों का हो रहा है, मगर राजकोष का नुकसान, ठीक है, घाटा, ठीक है, वो किसका हो रहा है, सिराजुद्दौला का हो रहा है ना। तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा होगा, क्रोधित होगा, ठीक। तो इस तरह दुरुपयोग हो रहा था, तो ये मना किया, माने नहीं। तो फिर होता क्या है, अब होगा ये फोर्ट विलियम का, ठीक है, जो किला रहता है, ठीक है, फोर्ट विलियम का जो किला रहेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फोर्ट विलियम पे जाके कर देता है आक्रमण, ठीक है, आक्रमण। और आक्रमण करके अंग्रेजों को, कई अंग्रेजों को मार देगा, और इसके बाद 146 लोगों को अरेस्ट कर लेता है, और गिरफ्तार करके ये ले जाके बंद कर देता है इनको 14x18 के कमरे में, ठीक है, घुटन युक्त कमरे में। और ये कहा जाता है कि कमरे में कहीं कोई रोशनदान वगैरह, खिड़की वगैरह नहीं थी, एक दरवाजा था, और वो भी दरवाजा पूरी तरह जो है पैक। अब बंद कर देता है 146 लोगों को। अब इतने इस कमरे में 146 लोग जो है कैसे एडजस्ट हुए होंगे पता नहीं, और इसीलिए कहा जाता है कि ये घटना जो है सही भी नहीं है, इस पर संदेह व्यक्त किया जाता है, ठीक। बट इतिहास में मिलता है कि ले आके यहाँ कमरे में बंद कर दिया, और जब बंद कर दिया तो अगले दिन सुबह जब दरवाजा खुला, ठीक है, तो इसमें जो है केवल 23 व्यक्ति जो है जिंदा बचे, ठीक है, 23 व्यक्ति जिंदा बचे। और जब इस बात की खबर मिलती है किसको, इस बात की खबर मिलती है किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव उस समय कहाँ था, मद्रास में, ठीक है, मद्रास में। रॉबर्ट क्लाइव को जब यहाँ खबर मिलेगी तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ये हो जाता है क्रोधित, ठीक है, और क्रोधित होके ये आक्रमण करेगा, ठीक है, वापस कहाँ, फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम किसके हाथ में आ चुका था, सिराजुद्दौला के, ठीक। आक्रमण करके इसको छुड़ा लेता है, ठीक ना, छुड़ा लेगा, और छुड़ाने के बाद सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक संधि होगा जिसको कहा जाता है अलीनगर की संधि। तो बहुत ज़्यादा बच्चों में इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, अभी बातें यहाँ बहुत हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि संविधान की बजाय हम लोग लग रहा है इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो अलीनगर की संधि होगी, और संधि होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ये तय कर चुका था कि हर हाल में नवाब सिराजुद्दौला को उसके गद्दी से हटाना होगा, वरना दस्तक का दुरुपयोग करके ही हम लोग जो है कमा रहे हैं पैसा, और दस्तक के दुरुपयोग को अगर ये रोक दिया तो हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक। तो इसलिए होता क्या है, इस सिराजुद्दौला का जो सेनापति रहता है उसका नाम क्या था, मीर जाफर, ठीक है। नाम लेते ही दिमाग में एक बात क्लिक कर गई होगी कि गद्दार, ठीक ना, मीर जाफर। तो मीर जाफर को अंग्रेज क्या करते हैं, अपनी तरफ मिला लेते हैं, कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, और हम लड़ाई लड़ेंगे किससे, सिराजुद्दौला से, और अगर जीते तो बंगाल की गद्दी तुम्हारी। अब मीर जाफर यहाँ बहक जाता है, ठीक है। बहकना क्या, उसका तो वास्तव में फायदा था, मगर आगे उसको नुकसान भी दिखेगा, ठीक है। तो मीर जाफर तैयार हो जाता है, और तैयार होने के बाद अब सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला के ऊपर रॉबर्ट क्लाइव झूठा आरोप लगाएगा कि अलीनगर की संधि का तुमने उल्लंघन किया है। अब बच्चों अलीनगर की संधि क्या थी, अब ये सब बताएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है लगेगा इतिहास आप पढ़ रहे हो, इसलिए स्किप करते हैं इस बात को। बस बोला कि अलीनगर की संधि का तुम उल्लंघन किए हो, इसलिए जो है हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो सिराजुद्दौला तो समझाया पहले कि ऐसा कुछ नहीं है, बट ये तो भाई इनको तो करना था कुछ और, तो ये जिद पड़े रहे। तो सिराजुद्दौला ने बोला ठीक है लड़ लेते हैं फिर लड़ाई। मगर मैटर क्या था,
इसका जो सेनापति मेन है वही जाके मिल चुका था अंग्रेजों से, और सिराजुद्दौला की बात की खबर दूर दूर तक थी ही नहीं। ठीक है, और अब क्या होगा, एक लड़ाई होगा, ठीक ना, एक युद्ध होगा बच्चों, जो काफी फेमस है, और हो सकता हो शायद आप लोग उसको सुने भी हों। ठीक है, सुने भी हों। ठीक है, तो लड़ाई कौन सी थी, वो लड़ाई था बच्चों प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध। तो अब ये प्लासी का युद्ध जो है इसको देखें। ठीक है, प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध आपसे इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ये किसके किसके बीच लड़ा गया। ठीक है, तो ये 1757 में लड़ा गया। ठीक है, 1757 में, और किसके किसके बीच लड़ा गया, लड़ा गया नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, ठीक ना, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, या हम कह दें EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हुई, और इस लड़ाई का रिजल्ट ये रहा कि मीर जाफर ऑलरेडी मिल चुका था, तो ये युद्ध में जो है जाके क्लाइव की तरफ मिल जाता है, और सिराजुद्दौला की हो जाती है यहाँ पे हार। ठीक, और ये युद्ध के मैदान से भाग जाता है। तो मीर जाफर का बेटा रहता है मीरल, यही इसको रास्ते में पकड़ के ले जाके मार देता है। ठीक, और अंग्रेज अपने वादे के मुताबिक मीर जाफर को बना देते हैं बंगाल का नवाब। अब यहाँ से संविधान का खेल शुरू। अब यहाँ भारत में संविधान की शुरुआत अब होगी, अभी तक थोड़ा अपने इतिहास के बारे में देखा था ना, अब संविधान का रोल अब यहाँ शुरू होने जा रहा है। अब हम बताने रहे कि कैसे जो है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक ना, यानी कि लिखित संविधान जैसी चीज, जबकि ब्रिटेन अलिखित संविधान है, समझना, ब्रिटेन अलिखित संविधान का देश है, मगर भारत लिखित संविधान का, लिखित रूप में यहाँ आएगा। और मैंने वहाँ अलिखित संविधान वाले में बताया था कि अलिखित संविधान केवल 5 देशों में है, और अलिखित संविधान वहाँ हो सकता है जहाँ के नागरिक बड़े सभ्य हैं। तो भारत में थोड़ा दिक्कत तो था ही, ऐसा नहीं कि हम अपने देश के लोगों को असभ्य कह रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत तो थी, शिक्षा की कमी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखित रूप में आएंगे क्या, कानून आएंगे। ठीक है, तो वो जो लिखित रूप में कानून आएगा, तो वो पहला कानून क्या होगा, तो उस कानून को हम लोग बच्चों जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। ठीक, तो अब यहाँ पे आएगा जो पहला एक्ट, वो क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, 1773। ठीक है, 1773। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। अब ये क्यों आएगा, अब देखो बच्चों ये आएगा क्यों। ठीक है, आएगा क्यों, अब आने के कारण क्या है। ठीक है, इसके पहले प्रावधान को समझ लो। ठीक है, फिर मैं बताता हूं कि इसके आने के कारण क्या है। ठीक है, तब ये बात ज़्यादा स्पष्ट होगी। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या देखना है कि बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक ना, बंगाल का जो गवर्नर था, ये बना दिया जाएगा, बना दिया जाएगा तीनों प्रेसिडेंसियों का। ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी, अभी बताएंगे प्रेसिडेंसी क्या होता है, तीनों प्रेसिडेंसियों का, प्रेसिडेंसियों का का गवर्नर जनरल। ठीक ना, तीनों प्रेसिडेंसियों का बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक ना, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, सेकंड, थर्ड प्रावधान क्या होंगे, थर्ड प्रावधान ये होगा कि कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम शॉर्ट में लिख दें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, स्थापना की जाएगी। ठीक, और इस सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी बच्चों, तो कुल न्यायाधीश की संख्या जो है वो होगी 4। ठीक ना, 4। तो 4 कौन कौन, इसमें प्रथम शब्द नहीं यूज करेंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, तो मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश का नाम होगा बच्चों एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे। ठीक, ये मुख्य न्यायाधीश हो गया। ठीक है, दूसरा कौन था, दूसरा चैम्बर्स, ये अन्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, बाकी के 3 जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका नाम लिख रहे हैं। तो एक चैम्बर्स हो गया,
ठीक है। एक हो गया हाइड, हाइड, और एक हो गया लेमेस्टर, लेमेस्टर। ठीक है, तो ये चार जो है न्यायाधीश रहते हैं टोटल, और मुख्य न्यायाधीश कौन रहेगा? एलिजा इनपे। ठीक है, ये एक बात। ठीक, अब इसमें हम देखें तो पांचवी कंडीशन, ठीक है, पांचवी कंडीशन, तो पांचवा क्या इसमें प्रावधान होगा? पांचवा प्रावधान ये होगा कि ईआईसी के, ठीक है, ईआईसी के जो कर्मचारी हैं, ईआईसी के कर्मचारी, इनको उपहार लेने पर, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया ही क्यों। देखो, जब प्लासी का युद्ध हो जाता है, ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के हाथ में अब बंगाल का सारा धन वो आ जाता है, आ जाता है। ठीक, तो बंगाल का जब सारा धन आ जाएगा तो अब अंग्रेज धीरे धीरे क्या हो रहा था? धीरे धीरे स्ट्रांग हो गए थे। ठीक, और इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद एक और लड़ाई हो जाता है, उसको हम किस रूप में जानते हैं? बक्सर के युद्ध के रूप में। ठीक है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? ये 1764 में हुआ, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? प्लासी में बंगाल मिला, तो अब इन लोगों को बिहार भी मिल गया और उड़ीसा भी मिल गया। अब तीन जगह के जो धन है, इसी के बदौलत अंग्रेज क्या करेंगे? भारत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन करने का प्रयास करेंगे। ठीक, मगर अब बच्चों काम की बात सुनना, क्यों 73 का एक्ट लाया जा रहा है? देखो रीजन क्या था कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा था, तो इसलिए नहीं भेजा था कि जाओ तुम कमाओ, ठीक है, खूब अर्न करो, अपने मतलब ऐश करो। ठीक है, उन्होंने भेजा इसलिए था कि ब्रिटेन देश का भी विकास हो। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सारा मुनाफा अपने प्राप्त कर ले रही है, अपने पास रख ले रही है। ब्रिटेन देश को कुछ जो है मिल रहा नहीं था। ठीक, ब्रिटेन देश को मिल नहीं रहा था। अब देखो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी ने सपोर्ट किया कि भाई तुम जाओ और हम तुमको जो है पैसा, सेना, सब कुछ हम देंगे। तो महारानी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को, ठीक है, बोल रखा था कि जो है इनको इतना अमाउंट जो है आप दे दीजिए। ठीक है, इनको इतना अमाउंट दे दीजिए। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इनको पैसा दिया, भारत में ये आए, व्यापार करना शुरू किए। उसके बाद से फिर होता क्या है कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग महारानी से कहते हैं कि महारानी, कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है और हमको जो है कुछ पैसा दीजिए। महारानी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कंपनी घाटे में कैसे जा रही है? ठीक है, कंपनी घाटे में कैसे जा रही है? तो अब बताया अंग्रेजों ने कि हम लोग जो है, हम लोग लड़ाई लड़े। ठीक है, हम लोग जो है लड़ाई लड़े थे। कौन सी लड़ाई? तो यहाँ बच्चों जानने की जरूरत है थोड़ी सी, क्या कि ये जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है, मराठे, ठीक है, तेजी से उभर रहे थे। इधर जो है यहाँ मैसूर, जिसमें हैदर अली था। ठीक है, हैदर अली, और बंगाल में अंग्रेज पड़े हुए हैं। तो हैदर अली से युद्ध में, ये लोग बताते हैं कि काफी जो है धन का हानि हुआ। तब महारानी ने, ठीक ना, या आप ऐसे कह लें ब्रिटिश संसद ने इनसे पूछा कि अगर धन का हानि हुआ, ठीक है, तो तुम लोग इतना अमीर कैसे हो गए? ठीक है, तुम लोग के पास इतना कैसे पैसा आ गया? ठीक, अब इसको आप आसान शब्दों में समझिए। मैंने एक कोई दुकान खोल दिया, ठीक, और हमने जो है 3 लड़कों को रखा, कहा कि तुम लोग दुकान चलाओ, 10 लाख रुपए दुकान खोलने में लग रहे हैं, 10 लाख रुपए का जो है इसमें गुड्स जो है, वस्तु जो है भरा जाएगा। ठीक है, मैं 10 लाख लगा दे रहा हूँ। तो मैंने लगा दिया, 3 लोग मिलकर दुकान चला रहे हैं। ठीक, तो अब दुकान चला रहे हैं तो दुकान जो है, शॉप जो है, उसको ग्रोथ करना चाहिए। ठीक है, विकास करना चाहिए, मगर वो क्या है, फायदे की बजाय लॉस में जा रहा है। यानी कि क्या, दुकान के सारे माल खत्म, एकदम कम, मगर मेरे पास पैसा ना के बराबर। मगर वहीं जो तीनों स्टाफ मेरे जो आते थे साइकिल से, अब वो उतर रहे हैं दुकान पे ही फॉर्च्यूनर से। कंडीशन ये है, अब उतर रहे हैं वो किससे? फॉर्च्यूनर से। पहले कैसे आते थे? साइकिल से, अब उतर रहे फॉर्च्यूनर से। तो वही महारानी ने पूछा कि
कंपनी तो घाटे में गई, यानी कि ऐसा समझ ले कि मैंने पूछा दुकान घाटे में गया, तो तुम ये बताओ तुम लोग कैसे अमीर हो गए, तुम्हारे पास कहाँ से जो है कि इतना पैसा आ गया कि तुम जो है साइकिल से आते थे तो तुम आज फॉर्च्यूनर से चल रहे हो, और हमारा जो है 10 लाख का माल जो है पता नहीं कहाँ गया। तो यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी फंस गई। ठीक, तो अब जो है महारानी को, ठीक है, एक बात समझ में आई कि इनको कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरी गलती क्या थी अब ईस्ट इंडिया कंपनी की? दूसरी गलती ये थी कि ब्रिटेन में जो संसद थी वो कानून बनाती थी, तो संसद कानून बना के कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा भी दिला सकती थी, नुकसान भी करा सकता था। तो होता क्या था कि भारत के पैसे पे अंग्रेज क्या कर रहे थे, ब्रिटेन में जो जीतने वाले प्रत्याशी थे ना, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, जैसे हम लोग आज यहाँ लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है, तो वहां के जो जीताऊ उम्मीदवार थे जो संसद के, ठीक है, संसद के, तो ऐसे लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, भारत के पैसे के बल पे खरीद ले रही थी और कह रही थी कि मैं सारा पैसा लगा रहा हूं, आप चुनाव लड़िए और जब संसद में आप जीत के पहुंचिएगा तो हमारे फायदे के अनुसार आप बनाइएगा कानून। ठीक है, तो महारानी इस बात को देख रही थी कि जो है जीताऊ उम्मीदवार, ठीक है, ये सब खरीद रहे हैं और पूरे ब्रिटेन की राजनीति को, या यूं कह लें कि पूरे ब्रिटेन को अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और एक प्राइवेट कंपनी देश की मालिक हो जाती, ठीक है, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाता। ठीक है, और भेजा क्या गया था, भेजा इसलिए गया था कि तुम अगर फायदा कमाओगे तो ब्रिटेन का भी फायदा हो, और ब्रिटेन का फायदा हो तो ब्रिटेन का विकास हो। मगर यहाँ तो देखने कि केवल इन्हीं लोग का फायदा हो रहा है, ब्रिटेन का तो कोई फायदा हो नहीं रहा है। इस वजह से क्या था कि इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। मगर एक बात बच्चों क्लियर रखना, ठीक है, क्या बात, कि महारानी या संसद ये कभी नहीं चाह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत से खत्म हो। वो चाहते ये थे कि ये जो भी काम करे, चाहे लूट कर रहे हैं या कुछ भी काम, ये ऐसा करें कि भारत पे लंबे समय तक शासन चलता रहे, प्लस जो अर्निंग हो उसका ठीक ठाक हिस्सा ब्रिटेन में पहुंचे। ये चाह रही थी, ठीक है, ब्रिटिश संसद और महारानी, और यही अंग्रेज कर नहीं रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कर नहीं रही थी। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट पास किया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट के प्रावधान क्या क्या किए गए बच्चों, तो मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को बताया कि इस एक्ट के प्रावधान क्या क्या रहे। तो मैंने यहाँ पे बताया कि बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है, जिसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य 3 अन्य, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बारी बारी से समझते हैं कि ऐसा क्यों। सबसे पहले इसी बात को बच्चों समझ लो, ठीक है, इसी बात को देख लो। जब महारानी ने पूछा था कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से, तो ये लोग क्या जवाब दे रहे थे कि वहाँ के जो नवाब हैं वो नवाब हम लोगों को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। ठीक है, यही उपहार का पैसा हम लोगों के पास आया है। तो महारानी तो सब समझ रही थी, ब्रिटिश संसद समझ रहा था कि भारत का पूरी तरह किया जा रहा है शोषण, उससे जो धन आया है वही इनका यहाँ पे इनकम दिख रहा है। ठीक है, तो अब जो है महारानी ने, या आप कह लें ऐसे ब्रिटिश संसद ने कहा कि आप लोग अब कोई उपहार नहीं लेंगे। ठीक है, तो उपहार लेने पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ये एक बात। ठीक, दूसरी बात क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही रूल बना रही थी, खुद ही रूल बना रही थी, और रूल बना के अपना जो है ये मनमानापन ये कर रहे थे। तो भारत में क्या किया गया, लाया गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ, कलकत्ता में। क्यों लाया गया, 2 रीजन। पहला ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी हैसियत से अगर कोई काम करेगा तो वो ठीक है, मगर निजी हैसियत से अगर कोई काम किया तो उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट जब देखेगा कि भाई ये ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो वो कहेगा नहीं ये तो तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं, वो रोक देगा तुरंत। ठीक है, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्लस जो ये करप्शन करते थे, तो करप्शन का जब जांच होता था तो वो जांच बच्चों कहाँ होता था, ब्रिटेन में। ठीक, अब यहाँ से जो है ब्रिटेन जाओ,
तो पता चलता था कि एक व्यक्ति का केस है तो एक लंबा अच्छा खासा समय लग गया उसके सुनवाई में। तो इसलिए भारत में ही, ठीक है, कलकत्ता में ही क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया कि अब अगर कोई भी करप्शन किया तो उसकी जांच जो है इसी कलकत्ता स्थित न्यायालय में तुरंत कर दी जाएगी। ठीक है, जांच हो जाएगी और जो भी सजा वगैरह है वो सुना दी जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 4। न्यायाधीशों के नाम बच्चों याद रखने होंगे। आप 3 अन्य न्यायाधीश जो हैं उनके नाम अगर भूल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट मुख्य न्यायाधीश का नाम किसी कीमत पे भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, एलिजा इम्पे। ठीक ना, एलिजा इम्पे। ठीक, एलिजा इम्पे। अब बात करें बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल क्यों बना दिया गया। ठीक, तो इस बात को अगर समझना है तो इस बात को बच्चों यहाँ हम देख लें मैप में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो ये हो गया यहाँ पे बंगाल का क्षेत्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र, यहाँ मद्रास। ठीक है, मद्रास। तो अब 3 प्रेसिडेंसी, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी कौन, एक तो हो जा रहा है, ठीक है, एक हो जा रहा है बंगाल। ठीक है, एक हो गया यहाँ बंगाल। ठीक, दूसरा यहाँ हो गया मद्रास और तीसरा यहाँ हो गया बम्बई। ठीक ना, बम्बई। ध्यान रखना बच्चों, उस समय बम्बई बोलते थे महाराष्ट्र में। ठीक ना, बम्बई। तो बम्बई, बंगाल और मद्रास, ये प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या किया गया, तीनों प्रेसिडेंसी का बना दिया गया गवर्नर जनरल। ध्यान दो बच्चों, अभी तीनों जगहों पे केवल कौन नियुक्त है, गवर्नर। यानी कि आपको शब्द क्या मिल रहा है, गवर्नर का शब्द मिल रहा है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल। तो देखो ध्यान रखना, गवर्नर तीनों जगह अभी भी मौजूद हैं, बट इन तीनों का मालिक एक पैदा कर दिया गया, और वो कौन मालिक पैदा हुआ, गवर्नर जनरल, यानी वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों किया गया, मैंने क्या बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो, ये महारानी या ब्रिटिश संसद कतई नहीं चाहती थी। वो चाहते क्या थे, वो चाहते ये थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पैसा कमाए, ठीक है, जो पैसा कमाए उसका एक ठीक ठाक हिस्सा ब्रिटेन को पहुंचे, ताकि ब्रिटेन का विकास हो सके। कभी महारानी और संसद ने ये चाहा ही नहीं कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का पकड़ खत्म हो या कम कम पड़े। ठीक है, वो चाहते थे पकड़ बना रहे, लंबे समय तक बना रहे। ठीक है, और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जो ये शोषणकारी व्यवस्था जो चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वाकई में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो जो 1857 में क्रांति हुआ ना, वो पता चलता कि यहाँ पे 1800 में ही हो गया होता, 50-55 साल पहले ही हो जाता। स्थिति ऐसी थी, इतना लूट मचा रखा था इन लोगों ने। ठीक है, तो महारानी ये चाह रही थी। तो अब देखो होगा क्या, बंगाल, बम्बई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी का बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल। ठीक है, किसको बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि अब इन तीनों जगहों के गवर्नर जो है, ठीक है, कोई कार्य अगर करेंगे तो वो किससे पूछ के करेंगे, गवर्नर जनरल से पूछ के करेंगे। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा इसलिए बच्चों कि इसी बंबई में एक छोटे से जगह पे मौजूद है गवर्नर, और इसी बंबई में मौजूद है कौन, मराठे भी, मराठे भी। ठीक है, यहाँ इस एरिया में मौजूद है, ठीक है, मैसूर जिसको हम कहते हैं आज की डेट में कर्नाटक। यहाँ पे कौन मौजूद है, टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली, टीपू सुल्तान। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है सिराजुद्दौला है ही, फिर इसके बाद जो है इसकी मृत्यु होगी, आएगा कौन, मीर जाफर। मीर जाफर के बाद आएगा मीर कासिम। ठीक है, तो यहाँ भी नवाब बैठा है। तो अब पता क्या चल रहा है कि बंगाल का गवर्नर लड़ाई लड़ रहा है किससे, मराठों से, और इधर इधर बंगाल का बंगाल का जो गवर्नर होगा, ठीक है, बंगाल का गवर्नर वो मराठों से लड़ाई लड़ रहा है। ठीक, इधर ये मद्रास वाला गवर्नर क्या करेगा, जाके इससे संधि कर लेगा, समझे, संधि कर लेगा। तो अब समस्या हो गई ना, यहाँ ये लोग ना छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, अंग्रेज तो बटे नहीं थे, अंग्रेज तो एक थे ना। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गलती हो रही है, क्या, ये वाला इससे लड़ रहा है, मगर ये वाला जो है जाके इससे संधि कर ले रहा है, तो समस्या उत्पन्न हो जा रही है। तो इसलिए महारानी ने कहा कि जो ये तीनों प्रेसिडेंसी होगी,
अब इसका एक मालिक होगा, और वो एक मालिक कौन होगा? ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो अगर हम बहुत बेसिकली, ठीक है, बहुत बेसिकली अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें, ठीक है, कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, आसान शब्दों में जितना मैंने बताया, ठीक है, मुझे पता है कि मैं डेप्थ गया हूँ, अभी इससे बहुत ज़्यादा डेप्थ था बच्चों। मैं, आप ये समझ लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट का मैंने केवल 10% आपको दिया है। ठीक है, अभी बहुत सी लड़ाइयाँ वगैरह सब कुछ स्किप मैंने किया है। ठीक है, और यहाँ तक कि मैं जो है कि ब्रिटेन का, यूरोप का पुनर्जागरण वगैरह जो है, ठीक है, कोलंबस उम्बस का नाम, ठीक है, वास्को डिगामा वगैरह का सबका जिक्र, ऑटोमन साम्राज्य वगैरह सब काट दिया हूँ। ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा टफ फील ना हो। मैं जान रहा हूँ, क्योंकि बच्चे वनडे एग्जामिनेशन वाले जब देखते हैं तो थोड़ा सा वो बोरियत फील करने लगते हैं जब ज़्यादा कॉन्सेप्ट हाई होता है। ठीक है, तो आप वापस इस चीज़ को समझ लें। क्या समझना है कि ईस्ट इंडिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। ठीक, आने के कारण क्या थे? तो आने के कारण ये थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो कि एक निजी कंपनी थी, जिसको भेजा किसने था? महारानी ने। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया था? इनको धन दिया था। ठीक है, और उस धन से ये भारत में कर रहे थे व्यापार। व्यापार के बाद जो लाभ होता वो लाभ पहुंचाना था ब्रिटेन देश को। ठीक है, ताकि ब्रिटेन देश का विकास हो सके, मगर ये सारा लाभ जो है खुद हजम कर जा रहे थे, ब्रिटेन देश को कोई लाभ मिल नहीं रहा था। ठीक, और तो और भारत के पैसे पे लूट मचा रखी है भारत में, और यहाँ से जो पैसा मिल रहा है उस पैसे से अपने आप को ये समृद्ध कर रहे हैं, मगर कंपनी को घाटे में डाल रहे हैं। ठीक, और तो और ब्रिटेन में जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको खरीद रहे हैं, ताकि ये हमारे फायदे के अनुसार संसद में बैठ के कानून बनाएं। और तो और अपने समृद्ध हो गए, कंपनी घाटे में गई, फिर पहुंच गया पैसा मांगने बैंक ऑफ इंग्लैंड से कि जो है कि हम घाटे में हैं, हमारी सहायता की जाए, हमको कुछ पैसा दिया जाए। ठीक है, तो अब ये स्थिति गड़बड़ स्थिति थी। ऐसे अगर चलता रहता तो भारत में कभी का 1857 की क्रांति हो जाती, और हो सकता हो भारत उसी समय आज़ाद हो जाता, ये भी हो सकता हो। ठीक है, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। ठीक, और महारानी ये चीज़ नहीं चाह रही थी, इसलिए महारानी ने क्या किया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। ठीक है, और जो पास किया तो उसके हम लोग क्या प्रावधान देखें? हम लोगों ने उसके प्रावधान देखे 4। ठीक है, 4 प्रावधान क्या देखा? ठीक है, बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्यों बनाया गया? मैंने यहाँ पे अभी जवाब दिया। ठीक है, कि तीनों प्रेसिडेंसी हैं। ठीक है, एक प्रेसिडेंसी अगर मराठों से लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरा प्रेसिडेंसी जो है जाके संधि समझौता कर ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा काम किया गया। ठीक, दूसरा मैंने क्या बताया? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्यों की गई? इसको भी मैं बता चुका हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कोई भी अगर करप्शन करते हैं तो उसकी जांच जो है यहीं हो जाए, ब्रिटेन बुला के मुकदमों का निस्तारण न करना पड़े। ठीक, दूसरी बात क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कानून बना रही थी उसका लेना पड़ता था अब परमिशन किससे? कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय से। क्यों? क्योंकि वो न्यायालय है, न्याय विधि संबंधी चीजों का ज्ञान उनके पास ज्यादा है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम भी करेगी कंपनी को, तो इसलिए महारानी ने नियम क्या बनाया? ठीक है, कि आपको लेनी पड़ेगी अनुमति। ठीक है, किससे? कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, और इसमें न्यायाधीश कितने रहे? 4। ठीक, फिर दूसरी बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो प्रतिबंध क्यों लगाए? तो मैंने ये भी बता दिया कि प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि जब मीर जाफर को बना दिया गया बंगाल का नवाब, तो अंग्रेज अपने फायदे के लिए बंगाल का नवाब बनाए थे। किसको? मीर जाफर को। अपने उसके फायदे के लिए नहीं बनाए थे, अपने फायदे के लिए बनाए थे। ठीक है, तो अब हमेशा ये बात तो सच थी कि हमेशा मीर जाफर से ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा मांगती रहती थी, और पैसा मांगते मांगते मतलब इतना तंग कर दिया मीर जाफर को अंग्रेजों ने कि मीर जाफर को अपने अपने महल का, ठीक है, जो सोने का बर्तन वगैरह था, चांदी का बर्तन, उसको तक बेचना पड़ गया। ठीक, और एटलीस्ट हुआ क्या? मीर जाफर ने कहा कि हम जो है अब पैसा नहीं दे पाएंगे, तो अंग्रेजों ने कहा तब गद्दी छोड़ो। ठीक है, तो मीर जाफर क्या करता है? गद्दी छोड़ देता है, और उसके बाद नवाब कौन बनेगा बंगाल का? इसी मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। तो मीर कासिम योग्य व्यक्ति,
ये नवाब बनता है, जब ये नवाब बनेगा तो ये पैसा देने से मना करता है, 1 से 2 बार देता है, बाद में मना कर देता है। तो अंग्रेज कहते हैं कि तुम गद्दी छोड़ो, वो कहता है नहीं छोड़ेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लड़ाई होगा, 4 लड़ाइयाँ होंगी, जिसमें जो सबसे फेमस था लड़ाई वो क्या था, करवा का युद्ध। करवा के युद्ध में पराजित होगा मीर कासिम, और पराजित होकर ये भाग जाएगा कहाँ, अवध, ठीक ना, अवध। वहां पे कौन बैठा था, नवाब शुजाउद्दौला। देखो सिराजुद्दौला मर गया है, वहां अवध में कौन है, शुजाउद्दौला। और वहीं पे संयोगवश बैठा हुआ था कौन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब मीर कासिम भी पहुंच गया, और मीर कासिम इन दोनों को समझाया कि अंग्रेज अब हम लोग के लिए चैलेंज हो रहे हैं, ठीक है, खतरा बन रहे हैं, इनको कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये लोग मिल के लड़ेंगे लड़ाई, क्या, कौन सी, बक्सर की। तो बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व कौन करेगा, एक तरफ ये तीनों लोग, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुंडो। और ये लड़ाई छल कपट पे नहीं लड़ा जाएगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे नहीं लड़ा जाएगा, पूरी तरह योग्यता के बल पे लड़ाई लड़ी जाएगी, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में क्या करते हैं अंग्रेज, पराजित कर देते हैं, ठीक है, तीनों को एक साथ, ठीक, जिससे बिहार और उड़ीसा भी मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब यही ये जो ले रहे थे मीर जाफर वगैरह से, मीर कासिम वगैरह से जो पैसा, तो इसी को इन लोगों ने क्या बोला कि हम जो है वहाँ के नवाबों से क्या पाते हैं, उपहार पाते हैं, ऐसा बोला, ठीक है। तो महारानी ने कहा ठीक है इसका भी इलाज करते हैं, तो उपहार लेने पर ही लगा दिया प्रतिबंध, ठीक है बच्चों। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का पूरा प्रावधान मैंने आपको बताया, ठीक है, डिटेल में बताया है, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट में आपको बहुत कोई समस्या हुई हो, दिक्कत हुई हो, कोई बात नहीं, इतिहास जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ जब इस बात को मैं रिपीट करूंगा और ज़्यादा डिटेल में वहाँ बताएंगे, परंतु वहाँ क्या है, वहाँ केवल आपको इतिहास पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है संविधान, वहाँ पढ़ना है इतिहास, तो वहाँ ज़्यादा आसानी होगी, ठीक। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको ये करना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, कौन कौन से जो है प्रावधान किए गए, ठीक। तो आपको यहाँ पे 4 प्रावधान याद रखने हैं कि बंगाल का गवर्नर, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल, मतलब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। ये चारों प्रावधान मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और ये मैंने एक नाम बस लिखा हुआ है, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का, ठीक है। तो आप इसको बस याद रखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने क्या बनाया था, मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि बंगाल का ये अगर क्वेश्चन किया कि भारत में पहली बार, ध्यान से सुनना बच्चों इस क्वेश्चन को, भारत में पहली बार न्यायालय जैसी संस्था का उदय किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ। वरना इसके पहले भारत में न्यायालय जैसी संस्था नहीं थी, राजा ही क्या करता था, राजा ही न्याय करता था। जैसे आप मूवी देखे होंगे बाहुबली, भल्लाल देव बैठा रहता है ना गद्दी पे, और उसके बाद से वो क्या करता है, सारे निर्णय जो है वो देता है। तो क्या है, राजा क्या करता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही लागू करवाता था, ठीक है। तो सारी शक्तियां जो है किसके पास होती थी, राजा के पास, न्याय करना भी राजा के पास। मगर अब क्या होगा, अब राजा ओजा जैसा कोई सिस्टम नहीं, अब आएगा भारत में पहली बार वकील और जज, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, भारत में न्यायालय जैसी संस्था का उदय पहली बार किस अधिनियम के द्वारा, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, तो आंसर क्या होगा, कलकत्ता में की गई। कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी, 4। मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजाबेथ पे, ठीक, इतना आप याद रखेंगे। अन्य न्यायाधीश का नाम याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो आप जो है वीडियो को भगा के नहीं देखिएगा, ठीक है, आप इसको जो है पूरा मेरी बातों को सुनिएगा। और यहाँ जो मैं अब खत्म कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है, तो यहाँ तक जब आप पूरी बात सुन लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी और आपका तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। तैयार करने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अब जो है अगले अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है।